जानकारी आपको दे देती हूं। बंगाल के बीजेपी पर्यवेक्षक अमित शाह बने हैं, तो असम के बीजेपी पर्यवेक्षक बनाए गए हैं जेपी नड्डा। असम के सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं नायब सैनी। सीएम नायब सैनी को असम का सह पर्यवेक्षक बनाया गया। इस वक्त की आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने अब जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए, परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए, बीजेपी ने अपना पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। बंगाल के बीजेपी पर्यवेक्षक देश के गृह मंत्री अमित शाह होंगे, तो असम के बीजेपी पर्यवेक्षक होंगे जेपी नड्डा। असम के सह पर्यवेक्षक बने हैं सीएम नायब सैनी। बंगाल के सह पर्यवेक्षक कौन है? सीएम मोहन चरण मांझी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो देखिए, 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है बंगाल में, और अब पर्यवेक्षक की नियुक्ति भी कर दी गई है। अब विधायक दल की बैठक के बाद सीएम के नाम पर भी मोहर लग जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बंगाल का सीएम कौन होगा, सवाल बरकरार है। बीजेपी ने अपने पर्यवेक्षक को नियुक्त कर दिया है। बंगाल में बीजेपी के पर्यवेक्षक अमित शाह होंगे, और साथ ही बंगाल के सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं सीएम मोहन चरण मांझी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। असम में बीजेपी पर्यवेक्षक जेपी नड्डा हैं, सह पर्यवेक्षक सीएम नायब सिंह सैनी हैं। तो बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, और देखिए, अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है राजनीति का। उन्होंने लगातार बंगाल में मेहनत की, जिसके बाद नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए। अब देखिए, बंगाल के बीजेपी के पर्यवेक्षक कौन बना है? अमित शाह को ही बनाया गया है। अमृत तिवारी मेरे सहयोगी सीधा कोलकाता से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमृत, देखिए, बीजेपी ने पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह को बंगाल के लिए नियुक्त किया है। इसके राजनीतिक समीकरण को समझाइएगा, क्या कारण रहा होगा? और असम में बीजेपी के पर्यवेक्षक बने हैं जेपी नड्डा। अमृत, देखिए, पश्चिम बंगाल की जहां तक बात है, अमित शाह का पर्यवेक्षक बनाना इस बात की पुष्टि करता है कि यहां पे सीएम पद का चुनाव करना और चेहरे को घोषित करना कोई जो है सीधा साधा मामला नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है, जिसको सही करने के लिए खुद अमित शाह को पश्चिम बंगाल का दौरा करने के लिए यहाँ पे नियुक्त किया गया है, पर्यवेक्षक बनाया गया है। अभी तक हमने देखा था पर्यवेक्षकों को बनते हुए, लेकिन अमित शाह का बनना यह दर्शा रहा है साफ साफ कि पश्चिम बंगाल में जो दावेदार हैं उनके भीतर एका कायम करने के लिए, एकमत रखने के लिए ज़रूरी है कि अमित शाह जो है अपने हाथ में कमान इस बात को लेकर लें कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है पश्चिम बंगाल इकाई की, आप उसमें देखेंगे कि शुभेंदु अधिकारी का कद बहुत ही बड़ा है, और उसमें खासतौर पर 5 सालों के दौरान जिस तरह से कार्यशैली रही है, ऐसे में क्या कोई दूसरा नाम आएगा या फिर शुभेंदु अधिकारी ही चुने जाएंगे? अगर शुभेंदु चुने जाएंगे तो जो पुराने कार्यकर्ता, चूंकि शुभेंदु भी टीएमसी से आए हुए नेता हैं, जो संघ से लेकर के यहाँ तक पहुंचे, उन्होंने यात्रा की है अपनी, उनके मन में क्या चल रहा है? ऐसे में बहुत सारे इफ एंड बट हैं, जिसको सही करने का काम खुद अमित शाह ने अपने हाथों में लिया। और आप ये देखिए, 2014 के बाद से अगर हम मोटा मोटी अगर अंदाजा लगाते हैं, तो उसके बाद से जब 2016 का विधानसभा चुनाव होता है, 2021 का विधानसभा चुनाव होता है, सबसे ज़्यादा अगर देखेंगी तो ग्राउंड पे रणनीति बनाने से लेकर के कार्यकर्ताओं के डिप्लॉयमेंट तक अमित शाह लगातार जो है सक्रिय रहे हैं। और इस चुनाव में भी जो रणनीति रही है, इंच दर इंच उनके ही कहा जाए कि खांचे बनाए गए थे, उस पर ही काम हुआ है। तो अमित शाह से बेहतर पर्यवेक्षक यहाँ पे कोई हो नहीं सकता, जो निर्धारित करेगा कि मुख्यमंत्री कौन हो, क्योंकि एजेंडे बहुत बड़े हैं। पहली बार सरकार बन रही है, बहुत बड़ी मैंडेट वाली सरकार पहले रह चुकी है ममता बनर्जी की, उसको हटा करके बन रही है। तो ऐसे में जिम्मेदारियां काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे चेहरे का चुनाव किया जाएगा जो पश्चिम बंगाल के लोगों में स्वीकार्य हो, जो कार्यकर्ताओं के भीतर स्वीकार्य हो, और साथ ही जब अमित शाह बोलेंगे तो कैडर के भीतर तो स्वीकार्यता अपने आप ही बन जाएगी। तो इस हिसाब से उनको यहाँ पे आना पड़ रहा है, और साथ ही साथ इसका ऐलान वो करेंगे। जहां तक असम की आप बात करी थी, जेपी नड्डा वहां पहुंच रहे हैं,
वहां भी ऐलान होना बाकी है कि हिमंता ही कंटिन्यू करेंगे या फिर कोई नया चेहरा सामने आएगा। वहां पे भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन पश्चिम बंगाल पे सभी की नजरें टिकी हुई हैं। यहाँ पे भी चर्चाओं का जो है बाजार गर्म है। लेकिन 9 तारीख को ये मुकर्रर कर दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो है कार्यक्रम है, उसी में जो है उसी दौरान यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री का जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन अब ये 2 दिन की हलचल काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ने वाली है। बिल्कुल अमृत, हमारे साथ अनमोल भी जुड़ चुके हैं। अनमोल, देखिए लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अब बीजेपी के पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए गए हैं बंगाल और असम के लिए। देखिए असम की अगर बात करेंगे तो बीजेपी ने पर्यवेक्षक बनाया जेपी नड्डा को। अमित शाह क्यों पर्यवेक्षक बनाए गए हैं? अमृत ने बहुत अच्छे से दर्शकों तक अपनी बात पहुंचा दी, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी के तहत ये निर्णय बहुत जरूरी हो जाता है कि कोई ऐसा नेता वहां पर ये अपने हाथ में ले जो एक बेहतर मुख्यमंत्री का चयन भी कर सकता हो। अनमोल, लेकिन जेपी नड्डा असम के बीजेपी पर्यवेक्षक किस आधार पर बनाए गए होंगे, किस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए रसिका, जेपी नड्डा बहुत अनुभवी नेता हैं, संगठन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में कई चुनाव लड़े जा चुके हैं और बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है जेपी नड्डा के नेतृत्व में। तो इस लिहाज से अगर देखेंगे तो असम की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हुआ है असम में, और असम में लगातार बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। तो ऐसे में असम में किस तरीके से जो है जातिगत समीकरण को बैठाते हुए कैबिनेट रहने वाला है, किस तरीके से वहाँ पर आने वाली सरकार का फॉर्मेशन होने वाला है, इसको लेकर जेपी नड्डा बहुत बढ़िया तरीके से रणनीति बना सकते हैं। क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि जब वो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं तो जेपी नड्डा कई राज्यों में जाकर रणनीति बनाकर और चुनावी जीत दिलवा चुके हैं। तो ऐसे में चूंकि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संगठन के बड़े नेता हैं, अगर आप बड़े नेताओं की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के बाद जेपी नड्डा का नाम आता है, पहले पंक्ति के नेता हैं। तो बहुत अनुभव उनके पास है संगठन को लेकर के, क्योंकि उन्होंने कई पर्यवेक्षकों को नियुक्त भी किया है कई राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद। तो उनके पास से बेहतर ये कोई काम कर नहीं सकता था उनसे ज़्यादा, इस वजह से उन्हें असम की जिम्मेदारी दी गई है। बहुत महत्वपूर्ण है, देखना होगा कि किस तरीके से जो है आने वाले समय में असम में गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है और उनका साथ देंगे। देखिए नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, अब देखिए ये भी एक बड़ा नाम है, नायब सिंह सैनी है। और अगर बात करेंगे वेस्ट बंगाल की तो देखिए मोहन चरण मांझी जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, चूंकि पड़ोसी राज्य भी है उड़ीसा बंगाल का, तो इस वजह से देखा जाएगा तो इनका भी नाम बहुत खास हो जाता है अमित शाह के साथ। लेकिन बहुत बड़े 2 नाम हैं, अमित शाह जिन पर दारोमदार होगा पश्चिम बंगाल सरकार बनाने की, और दूसरा बड़ा नाम जेपी नड्डा जिन पर दारोमदार होगा असम में चुनाव के बाद जो है अब जिस तरीके से नतीजे आए हैं वहां सरकार गठन करने की। अमित शाह से बखूबी कोई बेहतर बंगाल को नहीं समझ सकता है, क्योंकि अगर इस विक्ट्री को आप देखेंगे तो इस विक्ट्री के पीछे सबसे बड़ा नाम कोई है तो वो अमित शाह है, केंद्रीय गृह मंत्री है, जिन्होंने पहले फेज के वोटिंग के बाद ही ये बता दिया था कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, और बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे अमित शाह। और आज यही नतीजा है कि देखिए उन्हें खुद ऑब्जर्वर बनाया गया है पश्चिम बंगाल के लिए। जी रसिका, बिल्कुल, तो देखिए बहुत सारे कारण हैं और जैसा कि अमृत ने भी समझाया, अनमोल ने भी समझाया कि क्या क्या वजह हो सकती है। अमृत, अब सवाल ये भी बरकरार है कि कौन होगा मुख्यमंत्री। आप लगातार वहां पर रिपोर्टिंग करते रहे, क्या आभास हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि क्या बीजेपी शुवेंदु अधिकारी पर भरोसा जताएगी, क्योंकि उन्होंने लंबे समय वहां पर मेहनत किया है बीजेपी के लिए ही और टीएमसी से लड़ाई लड़ी है, या फिर कोई महिला फैक्टर यहां पर काम करने वाला, कौन सा फैक्टर इस बार काम करेगा? अमृत, और रसिका, एक तो मुझे बड़ा तगड़ा लेसन भी मिला है कि बीजेपी के मामले में आप भविष्यवाणी मत करिए, और मैं इस पे जरूर भविष्यवाणी नहीं करने जा रहा हूँ, ना कोई बात बताने जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, चर्चाएं क्या है वो जरूर मैं बताता हूं। पश्चिम बंगाल में जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं। वो सबसे अहम बात है कि यहाँ पे शुवेंदु अधिकारी की चर्चा काफ़ी ज़्यादा है, वो फ्रंट रनर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि 2021 के साथ साथ लगातार जिस तरह से उन्होंने कैडर के साथ काम किया है और जो फ्रंट पे आकर के जो फ्रंट फुट पे उन्होंने ममता बनर्जी को काउंटर किया है, पहले नंदीग्राम में किया, इस बार तुरंत वो पहुँचते हैं यहाँ भवानीपुर, और भवानीपुर में भी काउंटर करते बड़े मतों के अंतर से जीत
जीत हासिल करते हैं। और आपको पता होगा, एक बयान आपने देखा भी होगा जिसमें गृह मंत्री ने कहा था, अमित शाह ने, कि भवानीपुर से लड़ने के लिए उन्होंने ही शुभेंदु अधिकारी को कहा था। यानी कि अमित शाह को शुभेंदु अधिकारी पे यकीन भी है कि भाई इनको अगर मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं तो ये पूरा कर रहे हैं। यानी कि जो चुनावी जिम्मेदारी दी गई थी शुभेंदु अधिकारी को, उन्होंने बाखूबी जो है पूरा किया। और भवानीपुर से जो घरेलू सीट अगर कहा जाए, जहां पे खुद ममता बनर्जी अपना रहती हैं, पैतृक निवास है उनका, गढ़ माना जाता है, मिनी इंडिया कहा जाता है, जहां पे मारवाड़ी, जहां पे सिख कम्युनिटी के लोग, जहां पे सनातनी कम्युनिटी के लोग और भी क्रिश्चियन सभी लोग रहते हैं। सभी कम्युनिटीज़ में अगर देखा जाए तो वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी जो है एक तरह से पटखनी देते हुए नजर आए हैं। और अब जो है ये माना जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट अगर दावेदार कौन है तो शुभेंदु अधिकारी को माना जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा। अमित शाह ने ये कहा था कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाली ही होगा, बंगाली मीडियम से पढ़ा हुआ, बांग्ला बोलने वाला। यानी कि जो ये शर्तें हैं वो कौन पूरा कर रहा है। और आप देखेंगे कि ये शर्तें पूरा करने वाले बड़े बड़े स्टालवार्ड जो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल इकाई के हैं, कई नेता रहे हैं। दिलीप घोष भी इसी श्रेणी में खड़े हैं, शमिक भट्टाचार्य जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं इसी श्रेणी में खड़े हैं।